गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 में पालमपुर की इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। पार्ट 2 की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में बताया था, किस प्रकार से 4 फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन के लिए: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और जब आप इस चीज को आप समझ गए होंगे तो पालमपुर की एक्टिविटीज के बारे में भी आप बेहतर समझ सकते हैं, किस प्रकार से वो प्रोडक्शंस करते हैं, चाहे वो फार्मिंग हो या वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो। आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि इस सभी की आवश्यकता पड़ेगी। लैंड, अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो भी लैंड की आवश्यकता है, लेबर की आवश्यकता है, फिजिकल कैपिटल की आवश्यकता है और ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता है। अगर आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हो तो भी आपको लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, फिजिकल कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे विश्वास है कि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और इसी चीज पर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शंस के लेते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। और हम पालमपुर की जो वहाँ की एक्टिविटीज थी लोगों की, उस एक्टिविटीज को 2 भागों में बांटते हैं: फार्मिंग एक्टिविटीज एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग एक्टिविटीज से 75% पालमपुर के लोग जुड़े हुए हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से 25% लोग जुड़े हुए हैं। अब फार्मिंग एक्टिविटीज जो है, उस फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीज सम्मिलित है, यानी क्या क्या उसमें इंक्लूड है, क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं और इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी फिर से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है उन सब चीज़ों के बारे में। तो पहला है फार्मिंग इन पालमपुर। अब फार्मिंग इन पालमपुर में क्या पहले पढ़ना है? लैंड इज फिक्स्ड। लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेस है जो है वो फिक्स है, इसे न घिस कर बढ़ाया जा सकता है न इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, जो है वो फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशंस का प्रेशर्स एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन पर बढ़ा, वैसे वैसे विश्व के अनेक भागों में और खासकर भारत में अब कोई भी लैंड जो है वो आइडियल नहीं रहा। सारे लैंड्स को एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो होने लायक है उसको तब्दील कर दिया गया है। पालमपुर में भी जितने भी वेस्ट लैंड थे उन सारे वेस्ट लैंड को उन्होंने खेतों में तब्दील कर दिया है ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अगर खेत होगा तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन जो आता है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फॉर द सेम लैंड। एक क्वेश्चन ऐसा होता है, ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या एक ही जमीन से ज्यादा फसल को प्रोडक्शन किया सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम उस पालमपुर में जो सिस्टम था उस सिस्टम के बारे में समझेंगे। पालमपुर के लोग जनरली खरीफ और रबी की फसल प्रोडक्शन करते थे, क्योंकि इनके पास इरिगेशन इतना डेवलप नहीं था। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन का डेवलप होना बेहद जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर एक आप सीमित होते हैं और डिपेंड होते हैं मानसून पर, फिर अगर मानसून फेल तो सब कुछ फेल। तो इस प्रकार से खरीफ और रबी की प्रोडक्शन करते थे। उनके पास इरिगेशन की जो सुविधाएं थी वो पर्शियन व्हील्स थी, मेनली पर्शियन व्हील्स था। और पर्शियन व्हील्स के भी अपने एक लिमिट है, बहुत ज़्यादा खेतों में आप उससे पानी को दे नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की आगमन से पालमपुर की एग्रीकल्चर क्षेत्र कंडीशन जो है वो चेंज हुआ, फार्मिंग सेक्टर में चेंज हुआ। अब कैसे चेंज हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की आने से गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नलकूप लगाया गया और देखा देखी अन्य किसानों ने भी अपने अपने खेतों में बोरिंग सिस्टम को लगा लिया। इससे इरिगेशन की सुविधाएं जो है काफी तेजी से बढ़ी। अब वहां किसान जो है वह रबी और खरीफ फसलों के सिवाय तीसरा फसल पोटैटोज के भी फसल प्रोडक्शन करने लगे। आ रहा समझ में यहाँ पर? अब प्रश्न के प्रोडक्शन तो करने लगे हो, लेकिन क्या इस प्रकार से फसल को बढ़ाया जा सकता है? यानी एक ही जमीन पर एक ही साल के अंदर में फसल को बढ़ाया जा सकता है? तो वो एक्चुअली मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे।
अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग तात्पर्य होता है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? तो मैंने बताया ही कि वह एक ही जमीन पर वह रबी और खरीफ भी किया करते थे, तीसरा फसल पोटैटोज का भी किया करते थे। तो एक तरीका है कि मल्टीपल क्रॉपिंग किया जाए ताकि फसल का प्रोडक्शन जो है वह बढ़ सके। दूसरा तरीका है मॉडर्न फार्मिंग। तो मिड 1960s तक पालमपुर के अधिकांश जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वह ट्रेडिशनल तरीके से ही खेती किया करते थे। पर मिड लेट 1960s के डिकेड्स में या 1960s के डिकेड में 1960 के डिकेड्स में उन लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग को अपनाया। मॉडर्न फार्मिंग के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। अब यील्ड क्या है? यील्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यानी सिंगल सीजन में आप यील्ड को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वही तो यील्ड है फसल को, यानी मेजर्ड एज अ क्रॉप। आप जो नापते हैं कि जो पहले प्रोडक्शन होता था उससे ज्यादा हो सकता है ऑन ए गिवन पीस सिंगल सीजन। अब प्रश्न तरीका उठता है कि क्या मॉडर्न टेक्निक में और क्या क्या चीज शामिल होते हैं? तो मॉडर्न टेक्निक में आप देखते हैं ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेसर्स हैं, या इस प्रकार से बहुत सारे जो है उससे जुड़े हुए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। भारत जैसे देश में जहां पर प्रोडक्शन की एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और पुराने तरीके से उसे और बढ़ाया नहीं जा सकता था, जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका था, क्योंकि जो पुराने मेथड्स को अपनाया जाता था। काफ़ी तेज़ी से भारत की पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जा रही थी और अनाज के लिए हम लोग अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा करते थे। लेकिन ये कंडीशन बाद में चेंज होने लगी जब हम लोगों ने यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया। ये क्रांतिकारी कदम था एग्रीकल्चर क्षेत्र में भारत में, जिसके द्वारा खासकर व्हीट और राइस में काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन देखने को मिला और पालमपुर में भी इस चीज़ को देखने को दिखाई देता है किस प्रकार से वहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज किया जब उन लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत में क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज किया गया, दूसरा पेस्टिसाइड्स, थर्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स और एरिगेशन सिस्टम को। पहले का जो एग्रीकल्चर था थोड़ा सा पानी दिए तो उसके बीच की पानी की आवश्यकता कम पड़ती थी, उतना ही फसल हुआ करता था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया गया और भारत के 3 महत्वपूर्ण यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इस चीज़ को पहले अपनाया गया और काफ़ी चीज़ जो है यहाँ परिवर्तन देखने को मिला। एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी प्रोडक्शन तेज़ी से साथ बढ़ा। हर एक चीज़ जो है गेहूँ, चावल और अन्य चीज़ों जो अन्य फसल की जो है प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ मुश्किलों को भी पैदा किया, जैसा कि थर्ड कहता है विल द लैंड सस्टेन, फिर विल द लैंड सस्टेन। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाने से हमें फायदा तो हुआ, एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से जो है वृद्धि हुई, काफ़ी तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इसका प्रभाव क्या पता? प्रभाव तो दोनों ही, मैंने कहा पॉजिटिव, काफ़ी तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ा, किसान काफ़ी समृद्ध हुए, रिच बने। लेकिन इसका दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी था। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स था तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी ग्रीन रेवोल्यूशन का सामने आया। वह क्या था कि जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जब यूज किया जाने लगा, इसे लैंड्स की जो फर्टिलिटी पावर जो थी वह डिक्रीज करना शुरू किया। अनेक रिपोर्टों में दिखाया गया है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पर बहुत पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रयोग किया गया, यानी वहाँ पर HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन सिस्टम का जब डेवलप काफ़ी तेज़ी से यूज किया गया, तो वहाँ की अब
प्रोडक्शन जो है वह स्थिर हो गई है। अब न वह बढ़ रही है, बल्कि अब उससे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और प्रोडक्शन जहाँ का तहाँ वह अटका हुआ है, वहीं पर है, यानी जो पहले था वो वहीं पर है, अब बढ़ा है, अब बढ़ नहीं रहा है। तो इससे तय बात हुआ कि लैंड की फर्टिलिटी जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद घटी है, वो डिक्रीज किया है। दूसरा, वाटर टेबल। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी HIV सीड्स फसल के ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए वाटर का इतना ज़्यादा यूज किया गया बोरिंग के थ्रू कि आज वाटर टेबल जो है हमारा नीचे चले गया है, वाटर लेयर जो है वह नीचे की ओर चला गया है। अनेक जो 1970 और 80s के डिकेड्स में जो पंप सेट बोरिंग्स लगाए गए हैं आज वो फेल हो गए हैं। रीजन भी वही है कि इतना पानी निकाला गया कि पानी का लेयर जो है वह वाटर लेयर जो है वह नीचे की ओर चले गए। अब नए नए बोरिंग ज़्यादा डीप में जो है वह डाले जा रहे हैं। तो इस मॉडर्न फार्मिंग या ग्रीन रेवोल्यूशन का दोनों ही पक्ष हमारे समक्ष हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा है, बार बार इस चीज को कहा है, पालन को एक एग्जाम्पल सेट किया गया है, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल सेट है, और इसी प्रकार से हर गांव में भी, प्रत्येक गांव में भी कम बेश थोड़ा सा परिवर्तन या चेंजेस के साथ जो है वो आपको ये नजर आता है किस प्रकार से लैंड। अब पालमपुर में हमने पढ़ा है कि 450 फैमिलीज रहते हैं। कितने रहते हैं? 450 फैमिली रहते हैं। और उस 450 में 1/3 यानी 150 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो लैंडलेस हैं। क्या है वो? लैंडलेस हैं, उनके पास जमीनें नहीं है। तो 450 में 1/3 या 150 के पास कोई जमीनें जो है वह नहीं है। अब बचे 300 में से 240 फैमिली वैसे हैं, 300 में 240 फैमिलीज वैसे हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स, यानी इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीनें हैं। ये अपनी जीवन यापन तो कर लेते हैं, परंतु वह दूसरे के खेतों को भी काम करते हैं या अन्य चीजें भी जो है वह खेतों में काम करते हैं, या उन खेतों में लेकर भाड़े पर जमीन या मनी, जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, वो रेंट पर लेकर खेती भी करते हैं। 60 वैसे फैमिलीज हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स, या हम कह सकते हैं 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, 60 फैमिली। और इस 60 फैमिली में भी कुछ एक लोग के पास 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज्यादा है और अधिकांश लोगों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। यानी इन 60 फैमिली में से कुछ एक लोगों के पास ही 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, और इन 60 में से अधिक से ज्यादा लोगों के पास जो है 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें हैं, यानी लार्ज फार्मर्स और मिडिल फार्मर्स। तो जमीन का जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो छोटे छोटे खेतों में है। जो बड़े फार्मर्स हैं उनके बड़े बड़े खेत हैं, जमीन की जो वहाँ पर माप है, जमीन के जो स्टैंडर्ड जो नाप है वो हेक्टेयर है, जो छोटे छोटे हैं। तो हमने पढ़ा यहाँ पर हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, यानी 450 फैमिलीज के पास 150 फैमिली यानी 1/3 ऐसी है जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो लैंडलेस हैं। 240 फैमिलीज वैसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर मोर लेस देन 2 हेक्टेयर्स हैं, और 60 फैमिली वैसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर्स या ज़्यादा इनके पास जमीनें हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हु विल प्रोवाइड द लेबर। आ गया ना लेबर, यहाँ पर लैंड की बातें हो गई, लेबर की बातें हो गई, फिजिकल कैपिटल की बातें हो गई। अब लेबर, अब गांव में लेबर कौन प्रोवाइड कराता है? पालमपुर ही नहीं, भारत के, जो मैंने कहा इमेजिनरी पालमपुर हैं, भारत के अनेक गांवों की यही कंडीशन से हैं जहां पर अधिकांश लोग लैंडलेस होते हैं गांवों में। तो पालमपुर में जो लैंडलेस फैमिली हैं और जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीनें हैं, ये
वहाँ पर लेबर प्रोवाइड कराते हैं उन 60 फैमिलीज में जिनके पास 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो जो लैंडलेस हैं वो दूसरे खेतों में काम करते हैं, और जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीनें हैं, लैंड है, वो भी दूसरे खेत लेकर खेती करते हैं, या उन खेतों में कहीं मौका आता है तो जाकर काम भी कर देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल से पालमपुर को दिया गया है, आप समझ सकते हैं। आपको थोड़ा बुक पढ़ना भी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आते हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आगे ना फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। अब कैपिटल एग्रीकल्चर, जब अगर आप गांव से जुड़े, अगर आप थोड़ा सा भी गांव के बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो आपको लगेगा कि आज किस प्रकार से एग्रीकल्चर जो है काफ़ी जो है वो महंगी होती से चली जा रही है, काफ़ी खर्चीली होती हुई चली जा रही है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो गांव के जो बड़े किसान हैं और जो मंझले किसान, जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो मिडिल फार्मर्स हैं, ये तो अपने सरप्लस अनाज को बेचकर पैसे तो अपने काम चला लेते हैं, लेकिन जो लैंडलेस हैं और जो लेस देन 2 हेक्टेयर्स जो लोग हैं, वो अपने क्या करते हैं? उनके पास तो सरप्लस है ही नहीं, उनके पास उतना ही प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है जितना कि वो कंजप्शन कर सकते हैं, यानी उपभोग कर सकते हैं। तो ये गांव के जो अन्य लोग, जो बड़े किसान हैं, उनके पास पैसे लेने के लिए जाते हैं और वो प्रोवाइड कराते हैं, या साहूकार वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं पैसे, जो इंटरेस्ट पर देते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो सरप्लस, जैसे जो बड़े फार्मर्स, जो लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं, ये अपने सरप्लस प्रोडक्शन को कहाँ बेचते हैं? अब सरप्लस क्या होता है आप यहाँ समझेंगे कि जो आप एग्रीकल्चर करते हैं, जो आपका सरप्लस होता है, जो आप प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन का जो आपने अपने लिए हिसाब से अपने अनाज को रख लिया कि मेरा साल भर में इतना लगेगा, इसके बाद जो बच जाता है उसको कहते हैं सरप्लस। क्लियर है? यानी हमारे उपभोग के बाद, उपभोग करने के बाद इतना एक अनुमान लगाते हैं कि इतना अनाज हमारे पास बच जाएगा, और इस बचे हुए को हम कहते हैं सरप्लस। इस सरप्लस अनाज को वो शाहपुर या रायगंज की मंडियों में, रायगंज शाहपुर की मंडियों में जाकर वो बेचा करते थे, और जब वो उससे बेचते थे तो उनके पास जो पैसे आते थे, उस पैसे से या तो वो ट्रैक्टर्स लेते थे, या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में से इन्वेस्ट करते थे, या किसी अन्य बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करते थे, या गांव के वैसे लोग जिनके खेती करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी, उससे वो दिया करते थे। क्लियर है? आ रहा समझ यहाँ पर आप लोगों को? तो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन सभी की फार्मिंग में आवश्यकता आई या नहीं, या इसमें जुड़ा या नहीं जुड़ा ना, आप समझेंगे। हर चीज जो है वह सामने इसमें आया। तो मैंने बहुत स्पष्ट करने की कोशिश किया है। हमें पता है कि वीडियो लंबा हो सकता है, हो ही जाएगा। सेकेंड है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है और डेयरी है। आप थोड़ा सोचिए तो, क्या ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन जो है, जो 4 फैक्टर्स है, क्या इन 4 फैक्टर्स की आवश्यकता है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, ट्रांसपोर्ट में नहीं है, शॉपकीपिंग में नहीं है, डेयरी में नहीं है ना? है या नहीं? है ना? तो अब देखिए, अब गांव के कुछ एक लोग जो है वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, जो 50 से भी कम है। जो बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन, तो वैसे नहीं है, छोटा सा है, कुछ बनाते हैं, ले जाकर वो बेच देते हैं। गांव के अधिकांश लोग डेयरी से जुड़े हुए हैं, जो अपने दूध को निकालते हैं और बगल में शाहपुर या अन्य जगहों पर जाकर उसको बेच देते हैं, या डेयरी में जाकर दे देते हैं, फार्म में जाकर दे देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर अनेक लोग जो है गाँव में शॉप की दुकान खोले हुए हैं, जो शॉपकीपिंग काम करते हैं, और शॉपकीपिंग के वही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दुकानें खुली हुई हैं। ये गाँव में आप देखते हैं। मुझे विश्वास है कि मैंने जो यहाँ पर डिस्कस आपके साथ किया है इस पार्ट 3 में, आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको समझ कहीं नहीं आया हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएंगे, आप उससे लिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बता दूँ, या वीडियो को एक दूसरा वीडियो बनाकर मैं आपको समझा दूँ। ओके, थैंक यू।